सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चालू करें। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था हेनरी नियम। हेनरी नियम में बताया था कि जब द्रव प्लस गैस क्या हो, हमारे पास द्रव हो और गैस हो, तो उसका जो हम अध्ययन करते हैं वह कहलाता है हेनरी नियम। द्रव का मतलब हमारे पास जल होना चाहिए और गैस का मतलब CO2 होना चाहिए। इससे जो कंपाउंड बनेगा वह आपका कहलाएगा हेनरी नियम। हेनरी नियम। और आज हम बात करेंगे आपसे राउल्ट के नियम की। राउल्ट के नियम में जब दोनों पदार्थ द्रव हो, हमने बताया राउल्ट के नियम में जब दोनों पदार्थ क्या हो, द्रव हो, इससे जो भी, यानी कि द्रव का मतलब हमारे पास जल होना चाहिए और इस द्रव का मतलब क्या होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए। यानी कि इस द्रव का मतलब जल और इस द्रव का मतलब क्या होना चाहिए, एल्कोहल होना चाहिए। उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वह कहलाएगा हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम परिभाषा है इसकी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, क्या होता है, P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री। हमने बताया था इतना अगर हम लिख देंगे तो वो कहलाएगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हम जानते हैं क्या है, P डिग्री माइनस PS, P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री। ये क्या है, हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। विलयन में जो विलयन हम बनाएंगे, विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहां लिखा है बराबर, और मोल प्रभाज को हम यहां प्रदर्शित करेंगे XA से। जब हम यहां मोल प्रभाज को XA से प्रदर्शित करेंगे तो हमने कहा कि यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होते हैं, उसे क्या कहेंगे, राउल्ट्स लॉ। फिर से समझिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी ये हमारा वाष्प दाब का क्या है, आपेक्षिक अवनमन है, और विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलो, हमने माना कि XA क्या है, हमारा मोल प्रभाज, ये है हमारा मोल प्रभाज। P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यदि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय के मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं स्मॉल n से, तथा विलायक के मोलों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल N, इसे हम मान लेते हैं कैपिटल N है। तो मोल प्रभाज का हमने फार्मूला बताया था आपको, XA। हमने यहां क्या लिखा है, ये XA क्या है, हमारा मोल प्रभाज है। तो XA बराबर हमने क्या बताया था, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्या बताया, मोल प्रभाज बराबर मोल प्रभाज बराबर n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल n जो है वह आपके विलेय के मोलों की संख्या है, और जो ये कैपिटल N है यह आपके विलायक के मोलों की संख्या है। यानी कि स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। लेकिन यहां पर लिखा है n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसका मतलब हुआ विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसका मतलब हुआ विलयन के कुल मोलों की संख्या। यदि इस वाले पार्ट को, यानी कि XA यानी कि मोल प्रभाज को अगर हम यहां पे लिखते हैं तो क्या आएगा, P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल, इस वाले पार्ट को उठा के इसकी जगह रख दो,
तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये पार्ट मेरा कुछ निकला, ये कुछ निकला जिसे हम मान लेंगे समीकरण 1। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तनु विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को हमने मान लिया स्मॉल n से और विलायक के मोलों की संख्या को माना कैपिटल N से, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को हमने इस बार इसको मान लिया स्मॉल n से और इसको मान लिया कैपिटल N से, यानी कि ये है विलेय के मोलों की संख्या और ये है हमारे विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि यह क्या होगी बहुत, ये क्या होगी इसकी तुलना में ये क्या होगी बहुत कम होगी। जब कम होगी तो हम मान सकते हैं कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर कैपिटल, यानी कि इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या मान सकते हैं कैपिटल N, और इस वाले जब हम पूरे पार्ट को कैपिटल N मान सकते हैं तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल N। तो जाहिर सी बात है इस वाले पूरे पार्ट की जगह यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल N। तो क्या लिखेंगे P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल n अपॉन, हमने बताया कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह हम क्या रखेंगे कैपिटल N, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख देंगे कैपिटल N, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, जहां P डिग्री और PS क्रमशः शुद्ध विलायक और विलयन के समान ताप पर वाष्प दाब हैं तथा इस कैपिटल N व स्मॉल n विलयन में क्रमशः विलायक और विलेय के मोलों की संख्याएं हैं, यानी कि कैपिटल N और स्मॉल n कहाँ हैं विलेय और विलायक के मोलों की संख्याएं हैं। चलो हमने बताया था कि स्मॉल n और कैपिटल N क्या है मोलों की संख्याएं हैं, और तो स्मॉल n क्या होता है विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार। विलायक के भार को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल W से और विलायक के अणुभार को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से। तो कैपिटल N बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये अगर हमें किसी के मोलों की संख्याएं निकालनी है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं भार बटे अणुभार का। इसी तरह स्मॉल n बराबर हम क्या लिख सकते हैं विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे भार बटे अणुभार का, यानी कि स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो ये दोनों इस कैपिटल N और स्मॉल n के मोलों की संख्याएं निकालने का फार्मूला हो गया। इन दोनों के मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में कैपिटल N व स्मॉल n के मान रखने पर यानी कि कैपिटल N और स्मॉल n के मान हम लोग कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। और समीकरण 2 हमने आपको बताया था P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये हमारा क्या था समीकरण 2 था। जब ये समीकरण 2 है तो इसकी जगह हम स्मॉल n और कैपिटल N दोनों के मान रख देंगे, यानी कि P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल n की वैल्यू है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल w इंटू कैपिटल M और स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये राउल्ट्स का नियम आपका हो गया। समीकरण 3 ये कौन सा हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 राउल्ट्स के नियम का समीकरण है, के नियम का समीकरण है। इससे हम राउल्ट्स के नियम पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब
17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या दिया है। क्या क्या दे रखा है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या बताया हमने। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब हमने बताया था विलायक का जो वाष्प दाब होगा उसे हम प्रदर्शित करेंगे P डिग्री से और विलायक का वाष्प दाब है हमारा 17.53 mm। विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। विलयन का वाष्प दाब दे रखा है PS, ये हमें दे रखा है 17.22 mm। फिर यहां पर हमें 2 ग्राम दे रखे हैं। हमने बताया था जिसकी मात्रा कम वह विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह क्या कहलाएगा, विलायक। तो विलेय का भार कितना दे रखा है यहां पर, विलेय का भार, और विलेय के भार को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल w से, कितना दे रखा है 18 ग्राम। तो फिर विलायक का भार कितना है, विलायक का भार आपको हो गया 100 ग्राम, यानी कि इसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल W से, हो गया 100 ग्राम। जब ये आपका विलेय है और ये आपका विलायक है तो विलायक का अणुभार दे रखा है, विलायक का अणुभार, विलायक का हमको क्या दे रखा है, अणुभार दे रखा है। अणुभार का मतलब कैपिटल M दे रखा है हमको 18, यानी कि जल का जो अणुभार होता है वह कितना होता है 18। और कहता है कि हमसे क्वेश्चन में ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार हमको क्या करना है, निकालना है। तो ग्लूकोज के अणुभार को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल m से। फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला होता है इसका P डिग्री माइनस PS अपॉन P डिग्री इक्वल स्मॉल w इंटू कैपिटल M और कैपिटल W इंटू स्मॉल m। सारी वैल्यू पुट कर दो। P डिग्री दे रखा है 17.53 माइनस 17.22 अपॉन 17.53 इक्वल स्मॉल w की वैल्यू है 18 इंटू कैपिटल M की वैल्यू है ये भी 18 अपॉन कैपिटल W है आपका 100 और हमको स्मॉल m क्या करना है, निकालना है। और इसका आंसर आएगा यानी कि स्मॉल m बराबर 183, यानी कि ग्लूकोज का जो अणुभार निकला वह कितना निकला 183। अगले वाले वीडियो में हम आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में बताएंगे।